हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज़ प्रिया और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो आज है अपना डे 19 एंड ये हमारा 30 डे चैलेंज का 19th वीडियो है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो मैं यहाँ पे आज डिटेल लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाने वाली हूँ, बट एक जल्दी से आपको एक रिकैपिचुलेशन दे दूंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या पढ़ना है एंड थोड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहली बात है कि अगर आप बोलोगे कि मैम तो फिर क्या ये वीडियो मेरे लिए सही होगा, बिल्कुल सही होगा। अगर आप फेडरलिज्म को और भी थोड़ा अच्छे से जानना चाहते हो, मतलब एक तो मैं यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन मतलब लाइन बाय लाइन तो नहीं बोलूँगी, बट एक वन शॉट रिवीजन जो होता है जिसके ज़रिए आपको इस चैप्टर के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज भी मिल जाएगी। सो येस, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर। ठीक है, तो अभी चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला दिमाग में ये आता है कि यार ये फेडरलिज्म है क्या। अच्छा, फेडरलिज्म हम लोगों ने इसका नाम सुना था हमारे फर्स्ट चैप्टर में पावर शेयरिंग में, है ना। तब मैंने आपको बताया था कि मैं फेडरलिज्म के बारे में सेकंड चैप्टर में डिस्कस करूंगी। तो देखो फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म, अच्छा जो चीज़ें मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ आप भी मार्क कर लेना। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम of government in which power is divided between central authority and various constituent units of a country। कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम है जहाँ पे पावर जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में, ये सेंट्रल है, एंड जो स्टेट है या जो भी वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट है, जो रीजनल जो चीज़ें होती है ना, तो उनके बीच में अगर पावर जो है वो शेयर की जाती है, स्टेट्स के बीच में और सेंट्रल के बीच में अगर पावर शेयर की जाती है तो उसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। ये याद है हम लोग थोड़ा एक चीज़ पढ़े थे ना, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना। तो ये सिमिलरली थोड़ा वैसा ही है, मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ही हो रहा है, राइट। तो और भी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एक तो फेडरलिज्म का मतलब पता चल गया कि जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में पावर जो है वो शेयर होता है उसे कहते हैं फेडरलिज्म। लेकिन किसके बीच में शेयर होगा, एक सेंट्रल अथॉरिटी रहेगा और उसके जो छोटे छोटे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं जैसे कि स्टेट आ गया, रीजनल आ गया, है ना, मतलब जो लोकल आ गया, तो उसे कहते हैं हम लोग फेडरलिज्म। तो बेसिकली फेडरलिज्म के दो लेवल्स होते हैं, एक तो सेंट्रल और एक होता है स्टेट। ठीक है, एंड ये जो दोनों ही लेवल्स होते हैं ना, बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय द पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, मतलब उनके पास खुद की अपनी अपनी पावर जो है वो होती है। सो सीधा बात करते हैं कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं। पहला फीचर थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसके दो लेवल्स होते हैं या दो से ज़्यादा लेवल्स होते हैं, जैसे कि इन, अच्छा, लेवल्स को टीयर्स भी कहा जाता है, वो रोने वाला टीयर नहीं, ठीक है। तो जो भी है डिफरेंट लेवल्स, जैसे कि एक आता है हमारा सेंट्रल, दूसरा आता है हमारा स्टेट, तीसरा आता है लोकल। तो कितने टीयर्स हो गए, 3 टीयर्स हो गए। तो फेडरल सिस्टम में मतलब फेडरलिज्म में 3 टीयर्स या 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। दूसरा क्या बोला है, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। एक बात देखो, लोकल में जो गवर्नमेंट है, मेरी जो लोकेलिटी है, ये लोकल गवर्नमेंट ये भी मुझ पे रूल करती है, स्टेट भी मुझ पे रूल करती है एंड सेंट्रल भी मुझ पे रूल करती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिल रहा है ये सेम सिटीजन्स पे ही रूल करता है। ऐसा नहीं कि मतलब स्टेट जो है ये डिफरेंट सिटीजन्स पे रूल करेगा एंड सेंट्रल डिफरेंट सिटीजन्स पे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऑब्वियसली डिफरेंट स्टेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट सिटीजन्स पे रूल करते हैं, वो अलग बात है, बट हम लोग लेवल की बात कर रहे हैं। अगर और एक स्टेट आ जाए तो वो तो सेम लेवल का हो गया ना। अगर मैं यहाँ पे गुजरात का अगर बात करूँ, गुजरात गवर्नमेंट और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो दोनों स्टेट लेवल से ही है, तो लेवल उनका सेम है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डिफरेंट जो भी लेवल्स होते हैं वो सेम सिटीजन्स पे ही गवर्न करते हैं, लेकिन उनका अपना खुद का एक जुरिस्डिक्शन होता है। ठीक है, ये जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है, द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल ऑथोरिटी। ठीक है ना, मतलब कोई ऐसा एरिया जहाँ पे उनकी मर्जी चलती है, उनकी लीगल ऑथोरिटी जो है वो चलती है। ठीक है, वो हो गया जुरिस्डिक्शन। अच्छा, तो वो डिफरेंट मैटर्स जैसे कि लेजिस्लेशन हो गया, यानी कि लॉज वगैरह जो चीज़ें होती है, फिर टैक्सेशन, कितना टैक्स कहाँ पे क्या लेना है, और एडमिनिस्ट्रेशन, इन चीज़ों पे इनका अपना अपना हक होता है, लेकिन रूल वो सेम सिटीजन्स पे ही करते हैं।
तीसरा फीचर क्या है, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान में ना ये जो डिफरेंट लेवल्स और टियर्स जो होते हैं ना, इनका जो भी पावर है, इनका जो भी जुरिस्डिक्शंस है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है। इसके बाहर और कुछ नहीं कर सकते, ये है, ठीक है। सो द एग्जिस्टेंस एंड ऑथोरिटी ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। तो ये जो इनका जो पावर है, ये इनका जो एग्जिस्टेंस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान ही इसको बिठाया है, ठीक है। तो तीसरा हो गया। चौथा क्या बोला जा रहा है, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन गवर्नमेंट। तो जो भी प्रोविजंस है ना, एक मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस होते हैं, वो एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चाह के भी उसको चेंज नहीं कर सकता है। उसको दूसरे लेवल के कंसेंट जो है, मतलब उनकी मर्जी जो है, उनकी मर्जी उसको जाननी पड़ेगी, तभी जाके वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो आप मतलब अगर किसी अचानक से अगर कोई एक लेवल के दिमाग में आ गया कि नहीं मुझे ये चेंज करना है, सो वो चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। ओके, कोर्ट्स हैव, फिफ्थ फीचर क्या है, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट के पास ये हक होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी कर रहा है ना, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी काम वगैरह, जो भी प्रोविजंस वगैरह है, या जो भी मतलब गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के जो भी पावर्स है, वो उन पावर्स को इंटरप्रेट कर सकता है, कि देख सकता है कि हाँ भाई ये सब कुछ सही सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इसीलिए द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। तो अंपायर क्या है, आपने अगर थर्ड अंपायर के बारे में सुना होगा, तो वो क्या करता है, सारी डिसीजंस जो है वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है कि नहीं। तो अगर दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट वगैरह अराइज होता है, तो हाईएस्ट कोर्ट जो होता है अपना, जो कि सुप्रीम कोर्ट है, वो एज एन अंपायर काम करता है एंड वो डिसाइड करता है कि क्या, कौन सही है, कौन गलत है, किसको क्या करना चाहिए। तो कोर्ट आ गया। छठा क्या बोल रहा है, sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। अरे देखो, ये जो भी सेंट्रल बोलो, स्टेट बोलो, ये लोग ना अपना अपना टैक्स लेकिन ले लेते हैं, ठीक है। उनका जो भी रेवेन्यू है, कहाँ से रेवेन्यू लेना है, उनका जो सोर्सेस है, वो अपना सोर्सेस जो है वो ऑलरेडी बना के रखते हैं, कि मुझे तो जैसे होता है ना, चोर एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, कुछ और एग्जाम्पल मान लो कि एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, तो वो बच्चे सोच के रखते कि अच्छा मुझे आज इससे पैसे लेने हैं, मुझे आज उससे पैसे लेने हैं। तो इसी तरीके से सेंट्रल और लोकल या जो भी बोलो और स्टेट, ये सब अपने अपने सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू मतलब पहचान के रखते हैं कि हाँ भाई इनसे ही लेना है। 7th क्या बोल रहा है कि फेडरल सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहली बात है कि हमें अपने देश में यूनिटी बरकरार रखनी है। अब एक देश में, ठीक है, तो मान लो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है, ये कितने सारे हो गए, 6 स्टेट्स हो गए, तो 6 स्टेट्स है, बट इनमें एक यूनिटी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। ये फेडरल सिस्टम का काम यही है। और इसीलिए ना क्या होता है कि सेंट्रल सिस्टम, स्टेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनमें पावर डिवाइडेड होती है, क्योंकि अगर पावर डिवाइड नहीं करोगे तो मुसीबत आ जाएगी, इजंट इट। तो पावर जो है यहाँ पे डिवाइडेड होता है, ठीक है। और इसके साथ एक और भी है, लेकिन इनमें जो रीजनल डाइवर्सिटी है, इसकी अपनी डाइवर्सिटी है, ये अलग है इससे, इसमें कुछ अलग है। इनमें कल्चरल डाइवर्सिटी, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ वगैरह रहती हैं। सो वो डाइवर्सिटी मेंटेन रहेंगी, बट एट द सेम टाइम वो यूनाइटेड भी रहेंगे, ठीक है। ये इसका डुअल ऑब्जेक्टिव्स है। मतलब ऐसा नहीं कि आप इस वाले स्टेट को बोलोगे कि नहीं इसको फॉलो करना है, ये जैसे रह रहा है, जहाँ पे रह रहा है, तुम उसको वैसे ही फॉलो करोगे, नहीं। रीजनल डाइवर्सिटी तो होंगे, अलग अलग जगह पे तो है, बट इनमें यूनिटी रहनी चाहिए, ठीक है। सो देयरफॉर 2 एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। तो एक ये है ऑब्जेक्टिव और एक ये है ऑब्जेक्टिव, ये नहीं ये, ठीक है। तो 2 ऑब्जेक्टिव से इनको याद रख देना। अच्छा, और एक चीज भी है, गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री एट सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। अगर देखो आपस में नहीं बनेगी तो
आप रूल नहीं कर पाओगे, है ना। लोगों के पास वो जो भी आप मतलब जो रूल करना चाहते हो, जो गवर्न करना चाहते हो, जिस तरीके से आप उनको रखना चाहते हो, वो नहीं हो पाएगा। तो एक दूसरे के साथ जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच शुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। जो संविधान में जो जो चीज़ें लिखी है कि तुम्हारे पावर में ये है, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, उसी के हिसाब से आपको काम करना है और एक दूसरे पर भरोसा रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक आइडियल फेडरल सिस्टम के दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट, आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, आप यहाँ पे एग्री करते हो कि हाँ भाई हम लोग सब एक ही साथ मिलके रहेंगे, एक यूनिटी बनी रहेगी। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, दो यहाँ पे मतलब फेडरेशंस है, यहाँ पे टाइप्स की बात की जा रही है, ठीक है। हम लोगों ने फीचर्स पढ़ लिया, अब यहाँ पे टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, पहला है एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या है, मतलब जब डिफरेंट मतलब स्टेट्स जो है, ठीक है ना, जैसे ये देखो, इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल, अरे नहीं ये नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, मैं इसका मतलब बता देती हूँ। मतलब जब डिफरेंट स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स जो हैं, वो जब मिलके आपस में जब मिलके एक बड़ा सा एक स्टेट फॉर्म करते हैं, ठीक है, एक कंट्री फॉर्म करते हैं, वो हो जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। आपने नेशनलिज्म इन यूरोप में देखा था ना, कैसे जर्मनी जो है वो छोटे छोटे यूनिट्स में था, फिर लास्ट में वो सारे के सारे मिलके एक बड़ा सा एक मतलब वो जर्मनी जो है वो फॉर्म हो गया, इजंट इट। तो वो है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। एंड इसका एग्जाम्पल जैसे कि यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनकी अगर हिस्ट्री आप देखोगे तो इस तरीके के ही थे, ठीक है। यानी कि देखो, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, ठीक है। ये आ गया, मान लो कि एक टीम बना रहे हो, ठीक है, ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है, ये और भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये सारे आप सब लोग मिलके डिसाइड करो कि हम लोग ना एक टीम बनाते हैं, एंड हम लोग एक टीम बनाने के बाद हम लोग मैच खेलने जाएंगे। तो ये जो आपका T1 बनता है, एक टीम जो बनता है, ठीक है, इस टीम में सारे के सारे हो, ये आ गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, तो दो तरीके के फेडरेशन है, समझ में आ गया, एक है कमिंग टुगेदर, एक है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग का मतलब क्या है, जब एक लार्ज कंट्री जो है अपनी डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, देन इट इज नोन एज होल्डिंग टुगेदर। जैसे कि हमारे इंडिया में, मतलब जब एक बड़ी सी कंट्री डिसाइड करती है कि वो अपना पावर जो है सेंट्रल में और स्टेट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जब डिवाइड करता है पावर, उसे ही कहते हैं हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका कहने का मतलब है होल्ड करके रखना। मान लो कि ये टीम है, इसको थोड़ा उल्टा करके देखते हैं। अब इस टीम ने क्या किया है, सबको कुछ पावर्स दे दिए हैं, सबको कुछ पावर्स दे दिए हैं कि तुम्हारे पास ये पावर है, तुम्हारे पास वो पावर है, तुम्हारे पास ये और तुम्हारे पास ये, ताकि लोग जो है एक दूसरे से बिछड़े ना, गुस्सा ना आए कि अरे हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसे कहते हैं होल्डिंग टुगेदर, यानी कि पकड़ के रखना, ठीक है। तो इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये कुछ एग्जाम्पल्स है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब बेल्जियम में तो हम लोगों ने पावर शेयरिंग में ऑलरेडी पढ़ लिया था, वहां पे एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, है ना। तो मैंने तब आपको बताया था कि मैं आपको धीरे धीरे इसके बारे में बताती जाऊंगी, तो वह अभी मैं बता रही हूँ। एंड एक और चीज है, देखो, इन दिस सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विज द स्टेट्स, यानी कि इन कंपेयर टू द स्टेट्स। अच्छा, तो होल्डिंग टुगेदर में पावरफुल कौन है, सेंट्रल, एंड कमिंग टुगेदर में पावरफुल कौन है, सारे के सारे जो भी कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं वो, ठीक है। तो कमिंग टुगेदर में क्योंकि ये सारे के सारे मिलके जाते हैं टीम बनाने, सो दे ऑल आर पावरफुल, बट इन द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द मोर पावरफुल, ठीक है। एंड ये तो हो गया। अब एक बात करते हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। लेकिन पहले बात यह है कि हमारा इंडिया जो है ना वो क्वाशी फेडरल है, ठीक है। क्वाशी फेडरल का मतलब पता है क्या है, मतलब फेडरलिज्म है, बट जब सेंट्रल गवर्नमेंट की मनमानी ज्यादा चलती है, मैं आगे आपको दिखाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा पावरफुल है एंड उसकी मर्जी ज्यादा चलती है, तो वो हो जाता है क्वाशी फेडरल कंट्री, ठीक है ना।
तो चलो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लिस्ट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें आप एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, देखो। अच्छा, ओके। सो देखो तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, the constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between the union government and the state governments. अब देखो, पहली बात है, आपके स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। मैथ्स कोई एक टीचर पढ़ाता है, इंग्लिश कोई एक टीचर्स पढ़ाते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों करना है? क्योंकि पहली बात है, अगर मैथ्स के टीचर आपको इंग्लिश पढ़ाने लग जाए, जैसे कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊंगी ना, तो समझ लो कि आप फेल करोगे ठीक है। तो ऐसी हालत हो जाएगी आपकी, है ना। तो बेहतर है जिसका काम उसी को साझे, है ना। तो जो आपका काम मेन काम है, जैसे कि मेरा इंग्लिश एंड सोशल साइंस पढ़ाना, तो मैं वो अच्छे से कर सकती हूँ, ठीक है कि नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ना गवर्नमेंट के पास ना अपना अपना काम जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिस्टें बना दी गई है, ठीक है। पहला लिस्ट बनाया गया है यूनियन लिस्ट। ये यूनियन लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान रखता है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं कि नहीं, मुझे इन सारी चीज़ों में लॉज वगैरह बनाने की पूरी मतलब इजाज़त होनी चाहिए, नहीं तो भाई काम नहीं होगा। क्योंकि स्टेट लिस्ट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये काम नहीं कर सकती, है ना। क्योंकि स्टेट क्या है, एक छोटे से रीजन का है ना। बट सेंट्रल क्या है, पूरे देश का वो ख्याल रख रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी। एंड कुछ ऐसे काम भी हैं जो सिर्फ सेंट्रल ही कर सकता है, जैसे कि डिफेंस, ठीक है। जिस हमारी जो आर्मी वगैरह जो है वो ऑब्वियसली वो कंट्री ही हमारा करेगा ना, क्योंकि कंट्री को पूरे चारों तरफ से प्रोटेक्ट करना है। स्टेट क्या बोलेगा, नहीं मेरा स्टेट से प्रोटेक्टेड रहे, बस सेंट्रल क्या बोलेगा कि नहीं, मेरा पूरा देश जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। सो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो, ऐसा भी अगर कोई यूनिफॉर्म, कोई स्टैंडर्ड अगर वैल्यू नहीं रहेगा, एक करेंसी नहीं रहेगी, तो क्या होगा, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट करेंसीज हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी हम सिटीजन्स को, ठीक है। सो अरे रुको, ये नेम जो है, ये नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल इसको भूलना मत। कम्युनिकेशंस, करेंसी, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये सारे के सारे यूनियन लिस्ट के अंडर में आता है। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। सोचो, कम्युनिकेशन, अगर स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, वो अपने स्टेट का कम्युनिकेशन ठीक करेगा। बट वॉट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, रेस्ट ऑफ द कंट्री, तो वहाँ पे क्या होगा। तो इसीलिए कम्युनिकेशन जो है वो भी यूनियन लिस्ट में ही आता है। द यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अलोन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे किसकी मर्जी चलेगी, यूनियन गवर्नमेंट की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सिमिलरली स्टेट लिस्ट के पास भी अपने कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि जो कि स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेडिंग हो गई, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये तो भाई स्टेट लिस्ट के अंडर में ही आता है, ठीक है। तो ये हो गए स्टेट गवर्नमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक एक पेज जो है वो मिसिंग है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पे 16 तो लिखा गया है, बट उसके बाद 17 भी है, एंड देखो 17 भी लिखा गया है, बट यहाँ पे एक और चीज़, तो यहाँ पे एक और लिस्ट भी आता है जो कि यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, तो वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है कि बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है दोनों के दोनों मिलके यहाँ पे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट्स हो गए जैसे कि फॉरेस्ट और ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। तो इसमें क्या होता है कि बोथ यूनियन एंड स्टेट जो है वो यहाँ पे लॉज जो है बना सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अगर कहीं पे कोई कन्फ्लिक्ट अगर अराइज होती है
कि वो दोनों आपस में अगर उनकी डिसीजन जो है वो मिसमैच करती है, तो उस समय यूनियन गवर्नमेंट जो है यहाँ पे अपना डिसीजन ले सकता है एंड वही मतलब माना जाएगा डिसीजन के हिसाब से। तो एक चीज़ देखो, यूनियन गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे डिसीजन ले सकता है, एक तो यूनियन लिस्ट में ले सकता है एंड कॉन्करेंट लिस्ट में भी ले सकता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट्स है जो कि इन तीनों के तीनों लिस्ट में नहीं आती है, उसे हम लोग कहते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। जैसे कि अच्छा, ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्यों मेंशन नहीं है, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था तब ये सब्जेक्ट्स जो है वो नहीं बनी थी। उसके बाद जैसे कि देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह जो है ये तो बाद में आई ना, बहुत दिन के बाद, बहुत सालों के बाद ये सारी चीज़ें जो है ये ग्रो की। तो इसीलिए इन सब्जेक्ट्स को तो और लिस्ट में नहीं डाला जा सकता है, तो इसको इन लोगों ने एक अलग सब्जेक्ट के हिसाब से बना दिया है एंड उसका नाम रखा है रेसिडुअरी सब्जेक्ट। इसमें भी किसकी मर्जी चलती है, इसमें भी यूनियन गवर्नमेंट की मर्जी चलती है। यूनियन गवर्नमेंट की मर्जी देखो कहाँ कहाँ चलती है, एक तो यूनियन लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में एंड रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में भी आता है। ठीक है, तो लिस्ट आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। यहाँ पे बेसिकली यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है। ठीक है, मतलब यूनियन टेरिटरीज जो है ना, मतलब जो स्टेट्स भी हैं, तो इनमें सारे स्टेट्स के पास ना एकदम आइडेंटिकल पावर्स नहीं होती है। कुछ स्टेट्स जो है वो स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ठीक है, इनके पास ना कुछ स्पेशल स्टेटस है, ये पावर्स होती हैं। ठीक है, आर्टिकल 371 के हिसाब से इनके कुछ स्पेशल पावर्स भी होते हैं। इनमें पता है क्या होता है कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं ना, बस वही लोग वहाँ पे घर वगैरह जो है वो खरीद सकते, बना सकते हैं। तो दोज इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाई लैंड और हाउस देयर। तो वो जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो आसाम में मैं कोई भी मतलब घर वगैरह जो है वो मैं नहीं खरीद सकती हूँ। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलर कुछ जो स्पेशल प्रोविजंस है वो अदर स्टेट्स में भी प्रिवेल करती हैं। और देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर, जिनको बहुत ही कम पावर मतलब दी जाती है, जो कि वो इतनी छोटे एरियाज की होती हैं कि मतलब वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट भी नहीं बन सकता है और ना ही वो किसी दूसरे स्टेट के साथ मर्ज किया जा सकता है, क्योंकि कुछ हिस्टोरिकल डिफरेंशिएशंस या कुछ बैकग्राउंड होगा इसीलिए। जैसे कि यूनियन टेरिटरीज है ना, जैसे कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ठीक है, फिर कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, ये सारे के सारे यूनियन टेरिटरीज होते हैं। एंड दीज स्टेट्स डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ अ स्टेट। जो स्टेट के पास पावर होती है, इनके पास वो पावर्स नहीं होती है। तो यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना अपना स्पेशल पावर इन एरियाज में चलाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख गया ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल जो यूनियन गवर्नमेंट है जो अपना, उसकी पावर जो है थोड़ी ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा है। इसीलिए ही इंडिया जो है क्वाशी फेडरल स्टेट है। बट आपको ये चीज़ एग्जाम में नहीं लिखना है, आपका जो बुक में लिखा गया बस वही आप लिख के आना। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा मत लिख के आना। अच्छा अच्छा, यहाँ पे तो पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है एंड हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, चलो ये तो सही है। जुडिशियरी, हाँ, जुडिशियरी भी आपको पता है ना कि हमारे जो दो मतलब कोर्ट्स हैं, एक आता है हाई कोर्ट एंड एक आता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी डिस्प्यूट कहीं पे भी अराइज होता है हम लोग यहीं पे ही जाते हैं। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ऊपर एकदम टॉप मोस्ट लेवल में है। तो अगर ज़्यादा कोई अगर डिस्प्यूट होता है जो हाई कोर्ट में मतलब सॉल्व नहीं हो रहा है, वो जाएगा हमारे सुप्रीम कोर्ट में। एंड यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से फेडरलिज्म जो है वो प्रैक्टिस की जाती है, मतलब फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, बेसिकली क्या है कि फेडरलिज्म जो है वो क्या बताया कि पावर जब सेंट्रल एंड स्टेट्स के बीच में डिवाइडेड होता है, तो ये स्टेट्स कब बनती है और कैसे बनती है। स्टेट्स को ना लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, सो उसे हम कहते हैं, मतलब ये फेडरलिज्म जो है इस तरीके से भी ये किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पढ़ लेना कि कौन कौन से स्टेट्स में मतलब क्या है लैंग्वेज के हिसाब से कौन कौन से स्टेट्स बनी थी। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं
जो कि डिवाइड की गई थी, बनाई गई थी ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी, जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये लैंग्वेज के हिसाब से नहीं बल्कि उनकी कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी के बेसिस पे ही बनाया गया था, ठीक है। एंड और एक चीज़ है लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है। तो मतलब लैंग्वेज पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पे एक लैंग्वेज पॉलिसी पता है क्या है कि हमारे इंडिया में ना कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज पता है क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदी स्पीकिंग ना 40% है, 40% से थोड़े ज़्यादा है, बट 50% भी नहीं है। तो क्या हुआ था कि एक बार ना मतलब इंडिया में ये बताया गया था कि नहीं, हम लोग ना काम करते हैं, इंग्लिश को बैन कर देते हैं एंड हिंदी को रखते हैं। तो उस समय जो तमिल जो लोग थे ना, वो लोग थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, आपको इंग्लिश को शामिल करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर से इंग्लिश को भी लाया गया एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से। हमारे संविधान में, ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें ना 22 लैंग्वेजेस वहाँ पे मेंशन्ड है, हिंदी को लेके 22, ठीक है। मतलब अगर हिंदी को छोड़ दोगे तो 21। तो बेसिकली कितने सारे लैंग्वेजेस हैं हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में, कितने सारे शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं? तो है 22 इंक्लूडिंग हिंदी, ठीक है। एंड ये सारे के सारे जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। देखो 1965 के बाद से ना इंग्लिश जो है वो बंद कर दिया जाने वाला था, बट उसके बाद जो है जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो हैं वो डिमांड करने लगे नहीं, हिंदी को यूज़ करना चाहिए। और तमिलनाडु तो कुछ ज़्यादा ही वायलेंट हो गया था, तो ये कुछ चीज़ें वहाँ पे चली थी। एंड ऑल्सो एक और चीज़ है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप फेडरल सिस्टम जो है, फेडरलिज्म को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। एक तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेसिस पे मतलब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना दिया गया था, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स क्रिएट कर दिए गए थे। और क्या था कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए लैंग्वेज पॉलिसी जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर मान लो कि इंग्लिश को बंद कर दिया जाता है 1965 के बाद से, तो फेडरलिज्म जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता, क्योंकि उसका अपना एक ऑब्जेक्टिव है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूनिटी बरकरार रखना। तो अगर वो होता, लैंग्वेज में अगर इंग्लिश को हटा दिया जाता और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज कर दिया जाता, तो वो यूनिटी ख़त्म हो जाती। ये एक बात थी। और एक चीज़ है कि फेडरलिज्म को सही तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए सेंट्रल स्टेट रिलेशंस का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोनों आपस में लड़ते जाएंगे तो क्या होगा कि एक कोई भी डिसीजन जो है उस पर कोई मतलब नतीजा नहीं पहुंचेगा एंड बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी सारी चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो होती है कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट का मतलब है क्या है? दैट अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज। जब 2 पॉलिटिकल पार्टी या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलके जब एक का मतलब गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करना, मतलब हाँ वही गवर्नमेंट फॉर्म करना, बट एक पार्टी नहीं करता, बहुत सारे पार्टीज अगर मिलके करते हैं तो, ठीक है, तो उसे कहते हैं कोalition गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो 1990 के बाद से एक पीरियड था, दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस पीरियड में क्या था कि ऐसे बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का जो राइज है वो देखा गया था इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो उसी समय ये कोalition गवर्नमेंट जो है ये शुरू हुआ था एट द सेंटर, ठीक है। क्यों हुआ था? क्योंकि सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट द क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा इलेक्शंस में कोई भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी, तो हेंस उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम एक अलायंस बनाते हैं, एग्रीमेंट करते हैं अदर पार्टीज के साथ, ठीक है, और हम सब मिलके गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल में रूल करेंगे, ठीक है। सो ये था कोalition गवर्नमेंट एंड या दैट इज इट, आई थिंक इतना ही है। बट एक और चीज़ है डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक और चीज़ है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये पेज, इसको थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। नहीं, ये सभी क्लियर है। सो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? दैट व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल एंड स्टेट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि
हमने क्या पढ़ा था कि सेंट्रल और स्टेट में जो पावर डिवीजन होता है उसको कहते हैं फेडरलिज्म। एंड फेडरलिज्म के 2 टीयर्स होते हैं या 2 से भी ज़्यादा टीयर्स। जब थर्ड टीयर फॉर्म होता है यानी कि थर्ड लेवल फॉर्म होता है तो उसे ही कहते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। देखो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तो लोकल जो भी चीज़ें होंगी, मतलब लोकल में जैसे हमारे मतलब लोकेलिटी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम किसके साथ शेयर करेंगे, है ना। एक ग्रास रूट लेवल से तो भाई इंफॉर्मेशन जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इजंट इट। तो देखो, तो यहाँ पे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो यहाँ पे हम बात करते हैं अ मेजर स्टेप टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। मतलब भाई साहब 1992 के बाद इनको समझ में आया कि नहीं हमें थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में भी सोचना चाहिए, यानी कि लोकल गवर्नमेंट हमें फॉर्म करनी चाहिए एंड वहाँ पे कुछ ज़्यादा उनको पावर्स वगैरह देनी चाहिए। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड यानी कि संशोधन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड टू मेक द थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। तो 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से संशोधन किया गया, अमेंड किया गया। एंड वहाँ पे क्यों किया गया, ताकि थर्ड टीयर जो है अपना लोकल गवर्नमेंट जो है अपना वो और ज़्यादा पावरफुल एंड इफेक्टिव हो जाए। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले था बट पावरलेस था। ठीक है, बट अभी उसको पावरफुल बनाया जा रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies। तो constitution में पूरा लिखा गया है साफ साफ कि local government bodies में elections वगैरह mandatory है, regular मतलब आपको regular elections जो है वो करवाने ही करवाने हैं। ठीक है, जो सीट्स है ना, तो इलेक्टेड बॉडीज के जो सीट्स हैं तो एंड जो एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं जो उनकी जो सीट्स है वो रिजर्व की गई है फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और 1/3 पोजीशन जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई है। An independent institutions called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal elections। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, इलेक्शन कंडक्ट करना। तो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन उसको बिठाया गया है ताकि वो ऐसे ही पंचायत में एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस जो है वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कर सके। क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी है ना कि इलेक्शंस वगैरह ये मैंडेटरी है, दैट इज वाई। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। मतलब ऐसा नहीं कि तुम स्टेट लेवल उन्होंने क्या किया कि लोकल गवर्नमेंट बना लिया बट ऐसे ही चुप बैठ गए, नहीं, तुमको उनके साथ कुछ पावर भी शेयर करने पड़ेंगे। अगर तुम पावर शेयर नहीं करोगे तो क्या होगा, अगर मान लो कि अचानक से उनको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा, कुछ काम करना होगा, तो उसके लिए वो फिर क्या करेंगे। सो दैट इज वाई उनके पास थोड़ी पावर्स जो है वो शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड कुछ पैसे भी उनके साथ शेयर करनी चाहिए। ठीक है, एंड लोकल गवर्नमेंट तो आपको पता ही है, जो लोकल रूरल गवर्नमेंट होती है उसको पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज अ ग्राम पंचायत। तो हर गांव में ना ग्राम पंचायत होता है एक। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ वार्ड मेंबर्स होते हैं जिनको ये 5 बोला जाता है और एक प्रेसिडेंट होता है जिसको सरपंच भी बोला जाता है। ठीक है, एंड ये इनको इलेक्ट कौन करता है, they are directly elected by all the adult population living in that ward or village। जैसे हम लोग का 23 ये वार्ड नंबर है, तो 23 वार्ड में जितने भी लोग हैं, मान लो कि यहाँ पे 100 लोग हैं, तो 100 लोग मिलके इलेक्ट करेंगे कि हाँ यहाँ का जो पंचायत है यहाँ पे कौन कौन इलेक्टेड ये मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ठीक है, एंड यही देखो ये क्या है, इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज, ये पूरा डिसीजन मेकिंग बॉडी है। एंड द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। तो ग्राम सभा है, ग्राम सभा क्या है, देखो ग्राम सभा क्या करता है, ये पूरा का पूरा सुपरवाइज करता है ग्राम पंचायत को, फिर ग्राम पंचायत जाके काम करता है। ग्राम सभा में कौन होते हैं, जो गांव के जो वोटर्स है जो वोट दे सकते हैं वो सारे के सारे ग्राम सभा होता है। जैसे कि ये 100 लोग हैं, ठीक है, इनकी अपनी एक सभा है, इनकी अपनी एक सभा है, वो हो गया ग्राम सभा। फिर वहां से मिलके कुछ रिप्रेजेंटेटिव मानो कि 5 लोगों को इन्होंने पंचायत में बिठाया है, तो ये हो गया ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ग्राम सभा का काम क्या है कि वो साल में 2 बार या 3 बार मिलेगा,
ठीक है, एक मीटिंग होगी एंड वो लोग एक बजट जो है, जैसे कि इंडिया में भी बजट तैयार की जाती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो तैयार करती है, तो ये भी गांव का एक बजट तैयार करेंगे कि कहाँ पे क्या कुआं खोदना है, नहीं खोदना है, मतलब जो भी डिफरेंट डेवलपमेंट्स जो भी करने हैं नहीं करने, एक बजट तो चाहिए होगा परफॉर्मेंस के लिए, तो वो यहाँ पे की जाती है। एक और चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है देखो, कहाँ गया, पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल। ये पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल क्या है? हम लोग तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत पढ़े थे, पंचायत समिति क्या है? अब देखो, बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलके, ठीक है ना, एक ग्रुप बन जाता है उनका, उनको कहते हैं पंचायत समिति। मान लो कि ये वार्ड 23 वार्ड है, 22 वार्ड, 21, 20, ऐसे बहुत सारे वार्ड्स हैं, तो इनमें सारे के सारे कुछ ना, मतलब एक एक ग्राम पंचायत होगा, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो ये सारे के सारे मिलके क्या बन जाएंगे? ग्राम समिति, सॉरी पंचायत समिति बन जाएगा, ठीक है, ब्लॉक या मंडल जो है वो बन जाएगा। एंड देखो, ऑल द पंचायत समितिज और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद, ठीक है। अब एक जिला जो होता है, डिस्ट्रिक्ट जो होता है, तो ये सारे के सारे क्या है कि ये डिफरेंट वार्ड्स हैं, ठीक है, तो मतलब जितने भी पंचायत समिति है एक डिस्ट्रिक्ट में, वो सारे मिलके क्या बन जाएंगे? जिला परिषद बन जाएंगे, ठीक है। एंड मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, इनको सब मतलब इलेक्ट ही किया गया है। members of the Lok Sabha, MLAs of the district and some other officials of the district level bodies are also its members। जो MLAs वगैरह होते हैं ना, वो सब जिला परिषद में ये वहाँ के members हैं, ठीक। एंड आपको ये तो पता है, लोकल जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जो अर्बन एरियाज होती हैं, तो उनमें जो है वो है म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज जो है आर सेटअप इन टाउन्स, बिग सिटीज आर कंस्टिट्यूटेड इनटू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस, ठीक है। तो म्यूनसिपैलिटीज जो है वो छोटे टाउन्स वगैरह के लिए है, छोटे छोटे सिटीज के लिए है, लेकिन जो बड़ी सिटीज होती है, ठीक है, तो वहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। और ये बोथ म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, दिस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। एंड इन सारे को कौन कंट्रोल करता है? कुछ इलेक्टेड बॉडीज होती हैं, ठीक है, जो हम ही जो इलेक्शन में जिनको मतलब चूज करते हैं, वही लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। और जो म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है वो म्यूनसिपैलिटी का हेड होता है, एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है उसको हम कहते हैं मेयर। यानी कि मेयर जो है वो एक बहुत बड़ी सिटी का हेड होता है, ठीक है। एंड चेयरपर्सन जो है वो म्यूनसिपैलिटी का, यानी कि छोटे छोटे जो टाउन्स वगैरह जो हैं उनके हेड। सो दैट इज इट। आई होप आपको मतलब ये टॉपिक अच्छा लगा, एंड कहीं पे अगर कोई दिक्कत वगैरह आती है तो ज़रूर बताना, एंड मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एज मच एज यू कैन, एंड अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब तो बनता है। सो दैट इज़ इट, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।